धान के कटोरे की मिट्टी बीमार। जी हां, इंसान बीमार होता है तो इलाज कराया जाता है, लेकिन जब मिट्टी बीमार हो जाए तो बड़ा सवाल बनता है कि आखिर अब किसान किस तरह से खेती बाड़ी करेंगे। धान के कटोरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी बीमार हो रही है। मिट्टी के पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें उर्वरा शक्ति कम हो चुकी है। पेस्टिसाइड के उपयोग से मिट्टी प्रदूषित हो रही है। किसानों की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। और यह खुलासा रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट में हुआ है। आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। वेगेंद्र सोनवर पहले 25 एचपी के ट्रैक्टर से खेत जोतते थे, अब 55 से 60 एचपी के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। खेत की मिट्टी ठोस हो गई है, ट्रैक्टर की ताकत बढ़ाना मजबूरी है। 1970 के दशक में जो किसान खेती करते थे वो ना तो पेस्टिसाइड यूज़ करते थे ना उर्वरक खाद का उपयोग करते थे, परंतु धीरे धीरे हम लोगों ने अपने जो मित्र सहायक कीड़े हैं उनको मारते गए, उनका खात्मा करते गए। मिट्टी ऑटोमेटिक जो है हार्ड होते जा रही है और ये हार्ड होने की वजह से किसानों को लागत जो है अनवरत बढ़ते जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम 25 एचपी के ट्रैक्टर से खेती करते थे या हल से खेती करते थे, परंतु आज की स्थिति में कोई भी किसान ना हल से खेती कर सकता ना 25 एचपी के ट्रैक्टर से। ये उसका ड्रॉबैक है और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वाटर रिचार्ज भी इसी की वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है। वेगेंद्र अकेले नहीं है, ये दिक्कत छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की है, क्योंकि राज्य की मिट्टी में कार्बनिक और सूक्ष्म पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं। नाइट्रोजन तो 80% तक कम हो गया है। मृदा नमूनों की जांच करी तो मृदा में हम लोगों ने मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व इसकी जांच करी गई। मुख्य पोषक तत्व हमारे 3 हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और बोरॉन। और एक द्वितीयक पोषक तत्व रहता है सल्फर। तो जो मृदा नमूनों की जांच की गई उसमें यह पाया गया कि करीब 75 से 80% सैंपल उनमें नाइट्रोजन की कमी है। मुख्य जो मुख्य पोषक तत्व है पौधों की बढ़वार के लिए जो सबसे जरूरी है, मतलब पौधे जो बढ़ते हैं उनके पौधों का हरापन आता है, जिससे मेन जो 80% कम है। 75 से 80% सैंपल में नाइट्रोजन की कमी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो कमी हमको मिल रही है देखने में वो आ रही है सल्फर की। सल्फर करीब 35 से 40% मृदा नमूनों में कम पाया गया, जो द्वितीयक पोषक तत्व है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, वो भी करीब 40% सैंपलों में कम है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने 5000 से ज्यादा सैंपल जांचे हैं, जिसके मुताबिक मिट्टी में नाइट्रोजन 77% तक घट गया है, फास्फोरस 25% तक कम हो गया है, कार्बनिक पदार्थों में 50% तक की कमी आई है, सल्फर 35 से 40% तक कम हो गया है, जिंक की मात्रा भी 50% तक घट गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों का उपयोग नहीं होने से दिक्कत बढ़ी है। बहुत ज्यादा रासायनिक खाद के इस्तेमाल से भी पोषण घटा है। फसल कटाई के बाद पराली जलाने से सूक्ष्म जीव मर रहे हैं। कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी दूषित हो रही है। साथ साथ ये जरूर हम बोलते हैं कि अगर आपके पास उपलब्ध है तो कार्बनिक खादों का उपयोग जरूर करें, जैसे गोबर की खाद हुई या हरी खाद की फसल हो गई या इवन आप वर्मी कंपोस्ट का। इनका अगर रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ आप उपयोग करते हैं तो रासायनिक उर्वरक से जो पोषक तत्व मिलते हैं पौधों को, उनकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है और साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। छत्तीसगढ़ में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि काली मिट्टी, लेटराइट, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, कन्हार, मटासी, डोरसा, भट्टा और कछार। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य में लगभग 41 लाख किसानों के पास मृदा हेल्थ कार्ड है, फिर भी मिट्टी में पोषण की कमी इस मामले में सरकारी कमजोरी की तरफ इशारा करती है। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए रासायनिक खाद के उपयोग की सलाह दी जाती है, लेकिन रासायनिक खाद से मिट्टी और बीमार हो जाती है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा कि कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग हो, ताकि मिट्टी को बीमारी से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।
तो वहीं जिस तरह से मिट्टी बीमार हो रही है, अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसानों को इससे और भी परेशानी हो रही है। चैलेंजिंग यहाँ पर जैसे कि रिपोर्ट में बताते हुए नजर आ रहे थे किसान कि आखिर कितना ज्यादा आज के समय में हो चुका है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर RC श्रीवास्तव, पूर्व VC पूसा यूनिवर्सिटी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजाराम त्रिपाठी किसान हैं, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ केदार सिरोही एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं और हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जुल्फिकार आपकी ओर आकर करूंगी, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है ये जान लेते हैं कि किस तरह से मिट्टी में कमी हो रही है और क्या कुछ वजह बताई जा रही है, कितनी बड़ी परेशानी। आने वाले वक्त की ये सबसे बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अनाज चाहिए और खाने के लिए सब्जियां चाहिए, और जब अगर फसल से और सब्जियों से पोषक तत्व अगर खत्म हो जाएंगे तो इंसान कहीं ना कहीं बीमार होगा। जैसा आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आपके खान पान में और जो आप खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, तो उसकी वजह से आपका जो खाना है वो कहीं ना कहीं उसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं। तो अब मिट्टी ही बीमार हो चुकी है, जैसा कि रिसर्च में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जगहों के जो मिट्टी के सैंपल लिए गए हैं उन सैंपलों में ये पाया गया कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 80% तक कम है। और नाइट्रोजन वो मुख्य पोषक तत्व है जिसकी वजह से कोई भी पौधा हो वो बढ़ता है, उस पर ग्रीननेस होती है, मतलब वो हरा रहेगा और उसकी ग्रोथ बढ़ती है। तो ये तो मुख्य पोषक तत्वों में है। ऐसे में देखें तो जितने भी ज़्यादातर पोषक तत्व हैं उनमें से अधिकांश पोषक तत्व लगातार धीरे धीरे घट रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण जो जांच में सामने आया जो है कि लोगों ने जो फसल का उत्पादन किया है उसमें बेतहाशा, पहले हो सकता है कि नाइट्रोजन की जो रासायनिक खाद है उसका ज़्यादा उपयोग हुआ, पेस्टिसाइड का ज़्यादा उपयोग हुआ, और सबसे ज़्यादा जो आज हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की वजह, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं मिट्टी में, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में सहायक पक्षी हैं और दूसरे जीव जंतु हैं, ये तमाम जो घटक हैं इनकी कमी रासायनिक खाद पेस्टिसाइड की वजह से ये पूरी तरीके से खत्म हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मिट्टी के पोषक तत्व कम हुए और इसका सीधा सीधा खामियाजा हर उस जीव को उठाना पड़ेगा जो सीधे तौर से ये कहा जाए कि हम जैसे इंसानों को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी अनाज अगर खाएंगे तो उसमें जितने पोषक तत्व हमें चाहिए वो पोषक तत्व वहाँ पे मिलेंगे नहीं, और उसके लिए फिर हमें रासायनिक तरीका अपनाना है या तो फिर हम ऑर्गेनिक तरीका अपनाएं। तो इसके लिए जो वैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादातर अगर हम ऑर्गेनिक तरीके पे जाते हैं और नेचुरल तरीके से अगर हम खेती करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मिट्टी के जो पोषक तत्व हों उसकी रिकवरी हो। लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा है, सीधे जिस तरीके से हम एलोपैथी की जो दवाई लेते हैं कि हमें कोई बीमारी होती है सीधे तौर से हम उस दवाई को ले लेते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसके भी नाइट्रोजन की कमी है, तो सीधे रासायनिक खाद आप अगर डाल देते हैं तो हो सकता है कि उसमें से आपके पोषक तत्व उस दिन या उस समय के लिए कम हो जाएं, लेकिन आने वाले वक्त का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं फसल चक्र को बदलने और सिस्टम को बदलने में आने वाले दिनों में हो सकता है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या जो ऐसी है जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है केदार जी, ये हर आम आदमी देश का जो अपनी थाली सजाता है उसके सामने भी अब एक चैलेंज यहाँ पर आ गया है, क्योंकि उन्हें पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाएगा सही तरीके से खेती में अगर कहीं ना कहीं इस तरह से कमी होगी। तो सवाल ये है कि जब इंसान बीमार होता है इलाज कराता है, मिट्टी बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे हो? देखिए, ये एक हमारे देश की समस्या नहीं, पूरे ग्लोबल की समस्या है। आप देखिए ना कि राइस का प्रोडक्शन हम लोगों को कम से कम 2% पर एनम बढ़ाना ही बढ़ाना है। दूसरा, सीरियल क्रॉप का अगर वन लेवल पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो जो खाने का है वो लोग भुखमरी की तरफ चले जाएंगे। आज हमारे देश में भी आप देख लीजिए कि इतना थोड़ा सा भी अगर स्टॉक कम होता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम आने लग रही है, जबकि हम लोग काफी बड़ा उत्पादन इस चीज में कर रहे हैं। देखिए, ये एक ज्वाइंट कॉल होना चाहिए। राजाराम साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर श्रीवास्तव साहब बैठे हैं। ये सिंगल कॉल नहीं आएगा, इसमें सरकार के बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर को, आम जनता को और किसान सबको मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। देखिए, बात होती है ये सबका पे, रोटी किसी की नहीं है, सबकी है ना, उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, सबके लिए बराबर है। तो सबको इसमें हिस्सेदारी, अल्टीमेटली हमारे देश में क्या होता है, सारी चीज लाके किसान पे डाल दी जाती है कि किसान ये कर ले, किसान वो कर ले। अब बताइए, सॉइल हेल्थ कार्ड कब से, कितने लंबे समय से बना? ये तो आपकी टीवी का मैं धन्यवाद देता हूँ, एनडीटीवी का को, मध्य प्रदेश में आप लोगों ने आवाज उठाई तो
सॉइल का जो लेब है वो जो बंद पड़े थे वो खुले हैं। आपका सॉइल हेल्थ का पता ही नहीं है, सिर्फ कागजों में हो रहा है। अब आप देखिए कि नाइट्रोजन का उधर पीछे मतलब कमी है छत्तीसगढ़ में। कमी क्यों? लंबे समय से वहां पर धान की खेती हो रही है। अब जबकि धान में यह है कि जो उसकी नाइट्रोजन यूटिलिटी की इफिशियंसी वो 40% से ज्यादा नहीं है। अगर हम 100 किलो डालते हैं तो वो 40% तक ही नाइट्रोजन जा पाता है। कोई भी क्रॉप 50% से ज्यादा नाइट्रोजन नहीं लेती है, वो जमीन में नीचे चला जाता है। अब वो कहाँ जा रहा है? वो बारिश के पानी के साथ धुल के चला जा रहा है, नीचे हार्ड लेयर बना रहा है। जो आपके भी शुरुआती दौर में जो किसान कह रहे थे हमारी जमीन मोटी होती जा रही। देखिए हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च पर कोई पैसा नहीं है। राजा राम साहब बता देंगे और डिटेल में डेटा। आज जब हमको पता है, ये चैलेंज आज से नहीं, फोरकास्टिंग है ये तो, अगले 20 साल में क्या होगा, 40 साल में क्या होगा, सॉइल का पीएच क्या रहेगा, सॉइल में दूसरा और उसका ऑर्गेनिक मैटर का क्या रहेगा, हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है। हमको बड़ा बजट रख के इसके ऊपर R&D करना चाहिए और जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आप देखिए 100% ऑर्गेनिक भी कर ले तो उसका बाजार में भाव नहीं है, वो किसान को आत्महत्या कर। अभी बैलेंस की तरफ जाने की कोई बात नहीं कर रहा है कि देखिए नाइट्रोजन यूटिलिटी इफिशियंसी के ऊपर काम होना चाहिए कि मैक्सिमम आए, उसको सही तरीके से हम लोग क्रॉप को अवेलेबल हो, उसके रास्ते हम लोगों को खोजना चाहिए। देखिए जब तक खेतों में नाइट्रोजन नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा। तो ये बेसिक एलिमेंट है। जैसे मैं भी देख रहा था, अब वहां ऑर्गेनिक मैटर कमी आई है। ऑर्गेनिक मैटर पूरे हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो हम लोग ये जला देते हैं, जो भी हमारा स्टेबल होता है उसको हम लोग, जो अवशेष होते हैं उनको हम लोग जला दे रहे हैं। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि हम लोग जो बीडीसाइड का उपयोग करते हैं तो फसल के अलावा कोई खेत में कुछ होता नहीं है। पहले क्या होता था कि जो खरपतवार होते थे उनकी हम लोग निंदाई गुड़ाई करते थे, वो जमीनों में जाते थे, उससे एक ऑर्गेनिक मैटर बनता था और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इधर काम करता था। परंतु नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को, अगर नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन उपयोग करो तो वो 25-30% ऑर्गेनिक मैटर को कम कर देता है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों को अभी से ही अवेयर होना पड़ेगा, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है 10-12 साल और ये अवेयरनेस कैसे आएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन राजा राम जी आपकी ओर आना चाहूंगी कि अब ये जिस तरह से किसानी में यहाँ पर दिक्कत तो आ रही है और कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, तो आखिर आप किसान होने के नाते ये बताएं कि आखिर कितना ज्यादा चैलेंजिंग आप लोग के सामने आ जाती है, क्योंकि जब कीड़े लग जाते हैं खेती के समय में कई तरह की समस्याएं आती हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको देखने पड़ते हैं? धन्यवाद अस्मिता जी। मैं भाई केदार सिरोही की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। आजकल एक फैशन चल गया है कि कुछ भी गलत हो तो उसका ठीकरा किसान के सिर पे आपको फोड़ना है। भाई रासायनिक खाद कितना डालना, कब डालना, इसके लिए आपके विभाग बने हैं। एक समय हमें याद है हमारे गांव में कोई किसान इसे डालने को तैयार नहीं था। गवर्नमेंट के टारगेट आते थे, रात को आके कृषि अधिकारी किसानों के खेतों में खाद को डालते थे और आज मना कर रहे हैं। अब हकीकत बताऊं तो ये तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आप चर्चा करा रहे हो, लेकिन अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई थी, वो भी भारत सरकार की संस्था है, राष्ट्रीय मृदा सर्वे एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। अब इसने बताया है कि 14.2 मिलियन हेक्टेयर, करोड़ हेक्टेयर से 12 मिलियन करोड़ जमीन जो है, यानी 85% जमीन बंजर होने की ओर अग्रसर है पूरे देश की। ये साधारण खतरा नहीं है, पूरे देश की, और ये भारत सरकार की रिपोर्ट कर रही है और उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं। किसी समाचार पत्र में, किसी टीवी में किसी ने इस पे चर्चा नहीं की। 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या है, आप कहां से लाके खिलाओगे अगर आपकी 85% जमीन बंजर हो गई है, और ये भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, अब बड़ी बात यह है, उसे वैज्ञानिक कह रहे हैं तकनीकी थकान। उसे कहा जा रहा है कि यह भूमि की तकनीकी थकान है। मैं इससे अलग हटके कहता हूं कि आपने अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया संसद में कि 23.8 करोड़ किसानों को, यानी लगभग 24 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया। ठीक है,
24 करोड़। अब यहाँ भी इस बात को समझिएगा, सारे यहाँ विद्वान जन बैठे हैं, जब किसान सम्मान निधि देना होता है केदार भाई तो 9 करोड़ किसान है कहते हैं, ठीक है। पहली किस्त देते हैं तो 13 करोड़ किसान है कहते हैं, और 16 करोड़ किसानों के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं टोटल, और 23 करोड़ कहां से किसान आ गए जिनको आपने फाइल हेल्थ कार्ड दे दिया। अब उस फाइल हेल्थ कार्ड से उस कंपनी जिसने बनाया वो तो साहब हजारों करोड़ कमा गई, लेकिन एक किसान, इस देश में एक किसान मुझे दिखा दो जो कहे, सच में दिल पे छाती पे हाथ रख के कहे कि सर आपके फाइल हेल्थ कार्ड से मुझे बड़ा फायदा हुआ, मेरी उपज बढ़ गई हो। अब राज्य में भी मृदा, मैं यहां तक बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ की बात बताऊं, 14-15 से लेके सन 2020 तक 9 लाख फाइल हेल्थ कार्ड बने अश्विता जी, और उसके बाद से जहां जहां भी जाएंगे वो सब लपेट के रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि अब आगे से कोई टारगेट आ नहीं रहा है। इसको इस ढंग से समझिएगा कि मरीज का डायग्नोस्टिकेशन हो रहा है कि इसमें क्या बीमारी है, पूरा खर्चा मरीज के खून की जांच, थूक की जांच, लीवर की जांच, किडनी की जांच में पूरा पैसा आप खर्चा कर दे रहे हो, लेकिन मरीज को दवाई नहीं दे रहे हो, आप दवाई नहीं दे रहे। इस पर भी एक सोचने का विषय है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। बहरहाल पहले डॉक्टर आरसी जी से एक सवाल ले लेती हूँ। आरसी जी, क्योंकि आपसे ये जानना चाहूंगी श्रीवास्तव जी कि अब जो मिट्टी खराब हो रही है, जो समस्या सामने आ रही है किसानों के सामने, आखिर उससे कैसे बचा जा सके, किस तरह से उसको वापस से सही किया जा सके, इसके लिए क्या कुछ उपाय? धन्यवाद मैडम। सबसे बड़ी चीज जो मैं दोनों जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं प्लस आपके संवाददाता जो हैं, तीनों ने एक बात ये कही, उसमें फिर से कहने की जरूरत नहीं कि हमारी मिट्टी जो है वो उसमें नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी होती जा रही है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, और उसके चलते जो किसान ने बताई कि नहीं हमें पहले 25 HP के ट्रैक्टर से काम चल जाता था, अब 50 HP का यूज करना पड़ रहा है क्योंकि जमीन हार्ड होती जा रही है, उसकी बल्क डेंसिटी बढ़ती जा रही है। हमने जो इसका जो सबसे बड़ा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम ऑर्गेनिक खाद का उपयोग ज्यादा करें। अब ऑर्गेनिक खाद मिलेगी कहाँ से? उन्होंने कहा कि नहीं वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है कीमत बहुत ज्यादा है, प्लस दूसरी चीज क्वालिटी में भी प्रॉब्लम हो रही है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं वाइस चांसलर था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो है उसे हम सुखेत मॉडल कहते हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं सुखेत मॉडल RPCAU करके। हमने कहा कि नहीं, हम किसान से वहीं पे कलेक्ट करेंगे गोबर, साथ में हम उसके घर का कूड़ा भी कलेक्ट करेंगे, और गांव की जो वेजिटेशन है ये तीनों मिला के हम लोकली वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। उस वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से जो पैसा आएगा, जो 20 कम से कम 20 kg रोज गोबर देगा, उसे हम हर 2 महीने में उसकी LPG का रिफिल करा देंगे। बेसिकली यहाँ से हम शुरू हुए थे। तो एक तो उसमें जो LPG की जो रिफिल की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, प्लस किसान को अपने घर बैठे ही अपने ही गांव में वर्मी कंपोस्ट मिल जा रहा है, और उस वर्मी कंपोस्ट को अगर हम यूज करते हैं तो हमारी ऑर्गेनिक कार्बन की प्रॉब्लम, हमारी नाइट्रोजन की प्रॉब्लम और हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। प्लस किसान के क्योंकि अपने गांव में बन रहा है तो उसको क्वालिटी मिलके जो कंपोस्ट मिलेगी और कम दामों पे, जैसे हमने रखा था उसे 6 रुपए किलो, और मार्केट में आप जाइए, अभी उस दिन मैंने खुद खरीदा अपने उसके घर के नर्सरी के लिए, सब्जी वगैरह के लिए, 30 रुपए किलो है। 300 रुपए 250 रुपए का 10 kg का बैग आ रहा है वर्मी कंपोस्ट का। तो इस तरह हम वर्मी कंपोस्ट, हम सुखेत मॉडल यूज करें, और सुखेत मॉडल की और है, मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ जो मनरेगा का पैसा आ रहा है, आपके यहाँ जो ऑर्गेनिक खेती का जो पैसा आ रहा है, अगर वही हम मिला लें तो हम वर्मी कंपोस्ट की पूरी यूनिट बैठा सकते हैं, और उससे हम गांव के 400 से 100 घरों पे हमने एक यूनिट का प्रपोजल दिया था, उससे हम 250। श्रीवास्तव जी, इससे कारगर कितना ज्यादा साबित होगा? मतलब ये कितना जल्दी किसानों के लिए एक फायदेमंद हो सकता है, किसानों की खेती के लिए? विद इन नो टाइम, 3 महीने के अंदर जो है आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा, और उसके बाद से आपको हर 45 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट मिलने लग जाएगा। और अगर 100 घरों की जो हमने मॉडल बनाया था कि 100 फार्म फैमिलीज पे 1 यूनिट बने, और उससे हम साल में 250 टन
250 टन का मतलब मैंने जब कैलकुलेट किया, करीब 2500 केजी नाइट्रोजन, 2000 केजी फास्फोरस और 2000 केजी पोटासियम निकाल सकते हैं। अगर हमने एक बार ये बना लिया, इतनी आने लगी, उसके बाद से जो बचे उस हम हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी साथ में यूज करने का लग रहा है कि कम है, जहाँ पे कमी ज्यादा है जो भी, बिल्कुल। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपकी नाइट्रोजन कम लेना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, आपके इसके कारण ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने से सॉइल की बल्क डेंसिटी कम होगी, सॉइल ज्यादा भुरभुरी होगी, जो हमें बता रहे थे आपके संवाददाता महोदय अली जी कि नहीं, किसान को 25 एसपी से बढ़कर अब जो है 45-50 एसपी का ट्रैक्टर यूज करना पड़ता है, वो वापस हो जाएगा, क्योंकि सॉइल जब भुरभुरी होगी तो आपकी पावर आपको कम लगेगी जोतने में। बिल्कुल, तो जो ये कहा जा रहा है मॉडल था, कि मिट्टी सख्त हो चुकी है, वो सख्ती कम हो जाएगी मिट्टी की। वो होगी नहीं, क्योंकि जब उसकी वो कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन जब कम हो जाता है तो जमीन का जो घनत्व है मिट्टी का, वो घनत्व बढ़ जाता है, और बढ़ने का उसकी रिचार्ज कैपेसिटी भी कम हो जाती ठीक है, है। इसलिए जमीन सख्त हो जाएगी और सख्ती के कारण उसमें जो है पावर ज्यादा लगेगी। ठीक है, जुल्फिकार आपकी ओर आना चाहूंगी। वर्मी कंपोज एक बहुत ही अच्छा उपाय यहाँ पर सुझाया हमें श्रीवास्तव जी ने। अब अगर सरकार की बात कर ली जाए तो एक गंभीर विषय ये बनता है कि सरकार की तरफ से कई तरह की मदद की बात कही जाती है, योजनाओं की बात कही जाती है, लेकिन आखिर सरकार किसानों की जमीनों तक कैसे पहुंचे, ये एक गंभीर विषय बनता है, सवाल बनता है। जब किसान जमीनों तक पहुंचेगी, किसान की जमीनों तक सरकार पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं किसानों से सीधा जुड़ाव होगा सरकार का। तो ये क्या इसके लिए हल किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए सरकार के तो कई सारे दावे होते हैं, और इसको बेहतर तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे साथ राजाराम त्रिपाठी जी हैं। वो एक वैज्ञानिक भी हैं और किसान भी हैं, और ऐसे किसान हैं, शायद देश में वो ऐसे किसान होंगे जो सबसे रईस किसान होंगे जो अपनी खेती में हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। तो ये राजाराम त्रिपाठी जी से मैं चाहूँगा कि वो इस पे बताएं कि सरकार कहाँ पे यहाँ पे पीछे रह जाती है, ताकि किसानों के बीच में किसानों के पास ना पहुँच पाना, और किसानों के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग जाते हैं, हालांकि इसमें हमारी गैप भी हो जाता है। बिल्कुल, राजाराम जी आप ही जवाब दें। स्मिता जी, मेरा मानना है कि जो सरकार की कृषि नीतियां जब बनती हैं तो जो मेन स्टेक होल्डर किसान है उसके साथ मिल बैठ के नहीं बनती। ज्यादातर ये राजधानियों में बनती है। और जरा समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे भारत में जितने भी विशेषज्ञ विषय हैं, चाहे स्टेटिक्स हो, इंडियन IARS सर्विसेज हैं, फॉरेस्ट के लिए भारतीय वन सेवा है, और प्रशासन के लिए IAS की सेवा है, ऐसे अलग अलग सेवाएं हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज नहीं है, जबकि 70% लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो जो योजनाएं बनाते हैं, ज्यादातर लोगों ने जिंदगी में धनिया तक नहीं बोई, और वो पूरे देश की कृषि की योजना बनाते हैं। और निश्चित रूप से आप समझिए बंटाधार होना है। 70 साल से यही हो रहा है कि मतलब दर्द घुटने में है, और बाम जो है समझ लीजिए हाथ में लगा रहे हैं, तो कैसे ठीक होगा। तो मेरा मानना है कि किसानों के साथ मिल बैठ के अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग फसल की अलग अलग समस्याएं हैं, उन लोगों के साथ मिल के करें। यहाँ श्रीवास्तव जी बैठे हैं, भूतपूर्व VC हैं, जानते होंगे कि कृषि को लेके जो बजट था, एग्रीकल्चर में जो रिसर्च का बजट है लगातार कम हुआ है, लगातार रिसर्च पे बजट कम हुआ है। अन्य देशों की तुलना में हम यकीन मानिए 20% खाली बजट है। तो एक तरफ सरकार कहती जीरो बजट खेती करो, तो सरकार का अभी आया था संसद में कहती जीरो बजट करो। अरे भैया, मोटरसाइकिल में जैसी किक मारता है किसान, वैसी तो उसका बजट चालू हो जाता है, जीरो बजट कैसे होगा। एक कहते हैं सरकार के ही एक बड़े विशेषज्ञ है, वो कहते हैं बस आप 5 किलो गोबर, 5 किलो गुड़ और 5 किलो बेसन डालिए। अरे उपज हम लेते हैं 200 क्विंटल और माल हम धरती मैया को देंगे 15 किलो, कब तक चलेगा ये सरकारी एजेंडा है जैविक खेती का, ये नहीं चलने वाला। व्यवहारिक एजेंडा होना चाहिए। आप ही बताइए, हम 50 क्विंटल 100 क्विंटल प्याज निकालते हैं और 15 किलो सूक्ष्म जीव के भरोसे हैं। मेरा मानना है खेतों में, जैसे कि केदार भाई ने भी कहा, खरपतवार का
निराकरण होना चाहिए सही। श्रीवास्तव जी ने सही कहा, वर्मी कंपोस्ट यूनिट बिल्कुल लग सकती है, वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। जैविक खेती को अद्धों का हाथी बना दिया है। और जी कोई पूछ लेके बैठा है, कोई वर्मी कंपोस्ट लेके बैठा है, तो कोई गौमूत्र लेके बैठा हुआ है, तो कोई बाबा जी बैठे हुए हैं, कोई और जैविक खेती बता रहे हैं ना। इंटरनेशनल लेवल पे होलिस्टिक अप्रोच होता है। हमारे किसानों को प्राथमिकता के आधार पे आप तय करो क्या चाहिए। आप चारों तरफ आप सॉइल हेल्थ कार्ड बना दे रहे हो, उसका रत्ती और फायदा नहीं हो रहा है, अरबों खरबों जा रहा है। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरा मानना एक योजना होना चाहिए। सरकार में 22 ऐसे विभाग हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है अर्पिता जी, मैं गिना सकता हूँ केंद्र शासन में, और वही काम करने के लिए 2-2, 3-3 विभाग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक हाथ को नहीं पता दूसरे हाथ को क्या हो रहा है, और फर्जी आंकड़ों के पहाड़ पे बैठ के योजना बनती है। कभी कहते हैं भरपूर हमारे अनाज भरे पड़े हैं, फिर पता चला गेहूं के एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर उन लोगों से तालमेल बैठाने की जरूरत है सरकार को, जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और जिनको इसके बारे में बारीक जानकारी है। श्रीवास्तव जी, आपसे सवाल होगा मेरा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट यूनिट एक आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, इसके अलावा और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं और किसानों को और क्या अलग तरह के सुझाव दिए जा सकते हैं, क्योंकि जो उन्हें बताया जा रहा है वो भी कर रहे हैं, क्या एक अलग तरह से ट्रेनिंग या फिर कुछ ऐसा? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं जो मैंने बताया, उसमें यह है कि राजा राम जी जो कह रहे थे, तो हम जैविक खेती की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका हम 50% 70% रिप्लेस कर दें। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये है कि 50-70% रिप्लेस कर दें। मैं जैविक खेती टोटल उसके खिलाफ, उसके मैं बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करता, मेरा उसमें हाँ नहीं है। यानी जो मैडम ने कहा कि नहीं और क्या उपाय हैं, और उपाय किसान के खुद के हैं कि वो हरी खाद के लिए लगाएं, बिल्कुल रोटेशन में वो दलहन फसलें उगाएं। छत्तीसगढ़ में दलहन फसलें अच्छी हो सकती हैं रबी की, उनसे जो है सॉइल हेल्थ भी सुधरेगी और बेहतर होगा। लेकिन परेशानी यही है कि किसान जो है धान गेहूं के साथ और कुछ नहीं जल्दी उगाना चाहता, तो उसकी सबसे बड़ी, हम चिल्लाते बहुत हैं एमएसपी के लिए, लोग चिल्लाते हैं, लेकिन एमएसपी उसके लिए एक बहुत बड़ा, ये सॉइल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा एक मुसीबत बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, अब मेरे पास समय की कमी है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा उपाय जिस तरह से आपने सुझाया, वर्मी कंपोस्ट और फिर यहाँ पर दलहन की खेती और रोटेशन वाइज जो खेती की आपने बात कही है, अब इस पर देखना होगा कि सरकार आखिर इस पर क्या विचार करती है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास स्पेशल बुलेटिन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।